गुजरात में जो हमारे कौम की माँ बहन बिल्किस बानो के साथी ने गोधरा में एक बड़ा कांड किया और नंगा नाच इन लोगों ने खेला। इस नंगे नाच की वजह से जो वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनको अमेरिका ने बैन किया, उनको पासपोर्ट अलाउ नहीं किया, देश में एंट्री की इजाज़त नहीं की। लेकिन ऐसे लोगों को भी भारत में प्रधानमंत्री के तौर पे चुना जाना, यह भारत के बौद्धिक वर्ग और भारत के लोगों पर एक सवाल खड़ा करता है कि जिन पर एक आरोप हो और तड़ीपार जो है, जिस पर तड़ीपार का जो है आरोप हो, भारत में ऐसे लोग गृह मंत्री हो और गोधरा कांड के जो है मेन मास्टरमाइंड रहे हों, ऐसे लोग जब सत्ता में रहेंगे तो हमारे कौम के माँ बहनों के खिलाफ इस तरह के जजमेंट आएंगे। और उसका जीता जागता अभी उदाहरण बिल्किस बानो के साथ 11 ऊंची तत्सम जाति के लोगों ने, और उसमें ब्राह्मण वर्ग के लोग शामिल थे, उनको हाईकोर्ट ने रिहा किया। रिहा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों के हक अधिकारों के लिए नारी शक्ति जैसी मिशन चलाने की बात करती है, दूसरी तरफ 11 बलात्कारियों को, गैंगरेप के दोषियों को छोड़ने के बाद जो है पुष्पहार और मालाओं से स्वागत करती है। कि जो मैं एक बात कह रहा हूं कि ये मुसलमानों का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ ही करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अभी नुपुर शर्मा के दिए गए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो बयान या नबी के शान में जो गुस्ताखी भरा बयान दिया गया, उससे पूरे भारत में ही नहीं दुनिया में भारत की छवि धूमिल हुई और नुपुर शर्मा को अभी छोड़ दिया इन्होंने। लेकिन उसके बाद उस घटना को काउंटर करने के लिए उदयपुर में जिस मुस्लिम ने एक ओबीसी के नौजवान साथी की या टेलर की हत्या करने वाला वो शख्स बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का पदाधिकारी था। नमस्कार, जय भीम, जय मूल निवासी। आज हमारे साथ राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जो कि बामसेब का अपसूट विंग है, मुसलमानों में लीडरशिप डेवलपमेंट करने के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जो है उसके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय चांद मोहम्मद सर है, आज हमारे साथ हैं। सर, देश भर में आज क्या कारण है कि मुसलमानों में आरएसएस के द्वारा, बीजेपी के द्वारा देश भर में जो नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है मुसलमानों के प्रति, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? धन्यवाद। सबसे पहले आपको पूरे भारत में अगर बात करें तो बड़े पैमाने पे जो आरएसएस के ज़रिए एक प्रायोजित प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो उस प्रायोजित प्रोग्राम के पीछे अगर हम बात करें तो प्रोग्राम के जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, तो रिज़ल्ट के पीछे ये बुनियादी मकसद है कि इस देश में जो बड़ी मेजॉरिटी है, जिसकी ज़्यादा संख्या है, क्योंकि डेमोक्रेसी में संख्या की आवश्यकता होती है, तो आरएसएस कम संख्या वाले लोगों की तंजीम है, संस्था है, जिनकी तादाद 3.5% है और वो पूरे भारत में अपने आप को मेजॉरिटी में तब्दील करने के लिए वो इस तरह से ख़ासतौर से इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का एक एजेंडा बनाकर, प्रोग्राम बनाकर काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें आरएसएस के सिलेबस से अगर इस्लाम और मुसलमान शब्द निकाल लिया जाए तो आरएसएस की आइडियोलॉजी, आरएसएस का जो एजेंडा है वो डेड हो जाएगा, क्योंकि इन दो शब्दों को जरिया बनाकर वो बड़े पैमाने पर ओबीसी, एससी, एसटी का ब्रेन वॉश करते हैं और ब्रेन वॉश करके उनको पोलराइज करके, ध्रुवीकरण करके वो शासक बनने का काम करते हैं और बाद में उन्हीं ओबीसी, एससी, एसटी के हक अधिकारों का लगातार ख़त्म करने का काम करते हैं। और यहाँ तक कि हम बात करें तो जिस संविधान ने ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी को हक अधिकार दिया, उस संविधान को आज आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित जो सरकार है, बीजेपी सत्ता में आई, तो सत्ता में आने के बाद 8 अगस्त 2018 को दिल्ली के जंतर मंतर पे चंद आरएसएस और उनकी विचारधारा से प्रेरित लोगों ने संविधान के पन्ने ही नहीं जलाए, बल्कि बाबा साहब जैसे महान विद्वान पर उन्होंने अशोभनीय टिप्पणी की और आज भी वो खुले तौर पे घूम रहे हैं। संविधान के पन्ने जलाना राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है और राष्ट्रद्रोहियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी, या तो आजीवन कारावास होना चाहिए था, या देश बदर कर देना चाहिए था। लेकिन ऐसे राष्ट्रद्रोह करने वाले, संविधान द्रोह करने वाले लोगों को राजाश्रय इस विचारधारा के जरिए प्राप्त है। और बीते दिनों में अगर हम बात करें तो बड़े पैमाने पर इस विचारधारा का जो असर है कि अलग अलग हिस्सों में, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर, कभी गौकसी के नाम पर, कभी लफ्ज़ जिहाद के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को जो है पीटना, उनको मारना ही नहीं बल्कि उनकी हत्याएं करना, तो ये विचारधारा, हम इसके रिज़ल्ट और असरात को देखकर ये बातें कह सकते हैं कि ये विचारधारा एक क्रिमिनल आइडियोलॉजी है।
और ये विचारधारा जिसके दिलों और ज़हन और दिमाग में जाती है, जाने के बाद वो इंसान नहीं रह जाता, बल्कि जो है वो इंसानियत का दुश्मन बन जाता है। तो इसलिए ये विचारधारा पूरे इंसानियत के लिए और पूरे मानवता के लिए खतरा है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत अभी मुसलमानों के जो लीडर हैं, जो मौलाना हैं, उनसे मिलने का काम कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है? इसके पीछे जो बुनियादी मकसद है कि भारत में ओबीसी एससी एसटी को जागृत करने वाले बड़े पैमाने पे ओबीसी के संगठन, शेड्यूल कास्ट के संगठन, आदिवासियों के संगठन, जिसमें राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, और लार्ज स्केल पे अगर बात करें पूरे भारत में तो आज बामसेफ काम कर रहा है ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी को जोड़ने और उन्हें बेदार करने के लिए। तो आज उन्हें डायरेक्ट ओबीसी एससी एसटी के लोग दंगे और फसादात में इस्तेमाल करने वाले टूल्स के तौर पे वो नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए अभी मुसलमानों का सहारा लेकर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नाम का एक संगठन बना के आरएसएस, और जिसका राष्ट्रीय प्रचारक है इंद्रेश कुमार, उसके जरिए पूरे भारत के मुसलमानों को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का प्लेटफॉर्म है। उसके जरिए मुसलमानों के बीच में जाने का राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम बनाया जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में ओबीसी एससी एसटी के लोग आरएसएस और बीजेपी से बाहर निकलेंगे, इनकी सोच और विचारधारा से बाहर निकलेंगे, क्योंकि इन तंजीमों ने ज़मीनी सतह पे ओबीसी एससी एसटी का इतिहास और उनके हक अधिकारों के बारे में उन्हें जागृत करने का बड़े पैमाने पे महाअभियान छेड़ रखा है। और इस बात का उन्हें खतरा महसूस हो रहा है कि आने वाले दिनों में हमें सत्ता में बने रहने के लिए शेड्यूल कास्ट की एक जाति जो अम्बेडकरवादी जाति है, चमार, उस पर वो काम कर रहे हैं और मुस्लिम पे काम कर रहे हैं, क्योंकि इनकी तादाद पूरे भारत में ज़्यादा है। और इन फ्यूचर में इन जातियों का इस्तेमाल करके सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह से मोहन भागवत जो है मस्जिद, मदरसे और बड़े मौलानाओं के बीच में जाकर, और एक मौलाना ने तो उन्हें राष्ट्रपिता तक कहा, इलियास साहब ने तो उन्हें राष्ट्रपिता तक कहा, तो वो उस मौलाना के राष्ट्रपिता हो सकते हैं, भारत के राष्ट्रपिता नहीं हो सकते, भारत के मूल निवासियों के राष्ट्रपिता नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी सोच और फिक्र से भारत के संविधान और भारत के लोगों के अधिकार को बड़े पैमाने पे क्षति पहुंच रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी बीते दिनों कई घटनाएं रोशनी में आई कि जो मैं एक बात कह रहा हूं कि ये मुसलमानों का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ ही करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अभी नुपुर शर्मा के दिए गए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो बयान, या नबी के शान में जो गुस्ताखी भरा बयान दिया गया, उससे पूरे भारत में ही नहीं दुनिया में भारत की छवि धूमिल हुई। और नुपुर शर्मा को अभी छोड़ दिया इन्होंने, लेकिन उसके बाद उस घटना को काउंटर करने के लिए उदयपुर में जिस मुस्लिम ने एक ओबीसी के नौजवान साथी की या टेलर की हत्या करने वाला वो शख्स बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का पदाधिकारी था। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये प्रायोजित तरीके से मुसलमानों के खिलाफ ही जो है प्रोपोगंडा खड़ा हो, महाज खड़ा हो, ओबीसी एससी एसटी के दिलों में नफरत पैदा की जाए। इसके लिए अभी आरएसएस के लोग मुसलमानों को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि दंगे और फसादात में अभी ओबीसी एससी एसटी के लोग उतने बड़े पैमाने पे अभी इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। इसलिए मोहन भागवत मस्जिद, मदरसे अभी जा रहे हैं। इसी साल के अंत में गुजरात में चुनाव भी होना है, और गुजरात में बिल्किस बानो का जो मुद्दा है उस पर आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं? क्योंकि आप राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के संगठन को भी चलाते हैं, देश भर में आपका नेटवर्क है, तो बिल्किस बानो के न्याय के लिए और गुजरात में मुसलमानों के इस चुनाव में संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? गुजरात में जो हमारे कौम की माँ बहन बिल्किस बानो के साथ ही नहीं, गोधरा में एक बड़ा कांड किया और नंगा नाच इन लोगों ने खेला, और इस नंगे नाच की वजह से जो वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनको अमेरिका ने बैन किया, उनको पासपोर्ट अलाउ नहीं किया, देश में एंट्री की इजाज़त नहीं की। लेकिन ऐसे लोगों को भी भारत में प्रधानमंत्री के तौर पे चुना जाना, यह भारत के बौद्धिक वर्ग और भारत के लोगों पर एक सवाल खड़ा करता है कि जिन पर एक आरोप हो और तड़ीपार जो है, जिस पर तड़ीपार का जो है आरोप हो, भारत में ऐसे लोग गृह मंत्री हो,
और गोधरा कांड के जो है मेन मास्टरमाइंड रहे हों, ऐसे लोग जब सत्ता में रहेंगे तो हमारे कौम के माँ बहनों के खिलाफ इस तरह के जजमेंट आएंगे। और उसका जीता जागता अभी उदाहरण बिल्किस बानो के साथ 11 ऊंची तत्सम जाति के लोगों ने, और उसमें ब्राह्मण वर्ग के लोग शामिल थे, उनको हाई कोर्ट ने रिहा किया। रिहा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों के हक अधिकारों के लिए नारी शक्ति जैसी मिशन चलाने की बात करती है, दूसरी तरफ 11 बलात्कारियों को, गैंगरेप के दोषियों को छोड़ने के बाद जो है पुष्पहार और मालाओं से स्वागत करती है। इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच और फिक्र और उनसे जुड़े हुए लोगों की बलात्कार उनकी संस्कृति का हिस्सा है। ऐसे लोगों का समर्थन करना, ऐसे लोगों का जो है माल्यार्पण करना, उनके गलों में माला और फूल हार डालना, तो ये साबित करता है कि ये लोग जो है इस संस्कृति का, इस तरह के कुकृत्यों का समर्थन करने वाले लोग हैं। इसके लिए हम लोग पूरे भारत में, अभी बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरे भारत में 4 चरणों के अभियान में बिल्किस बानो के साथ जस्टिस हो, पूरे भारत में एक महाअभियान उन्होंने छेड़ रखा है। इसके लिए मैं बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वावन मेश्राम साहब को धन्यवाद देता हूं कि वो इस गंभीर और सेंसिटिव मुद्दों के लिए और हमारे कौम के माँ बहन के इंसाफ के लिए अभी श्रृंखलाबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। तो उसमें बिल्किस बानो को न्याय मिले, इसके लिए भी ये मुद्दा शामिल किया गया है और मैं जिसका राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन कर रहा हूँ इन आंदोलनों का। एक तरफ देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के प्रति एक नफरत और सौहार्द बिगाड़ने का काम करती है, और बहुत सारी रैलियों में भी देखने को मिलता है, और कहीं चुनाव भी होता है तो मुसलमानों के घरों में भारतीय जनता पार्टी के झंडों को भी देखा जाता है। क्या कारण हो सकता है? क्या मुसलमान बीजेपी का समर्थन करता है, या इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, आपसे हम जानना चाहते हैं। इसके पीछे जो बुनियादी एजेंडा है, ख़ासतौर से भारत के अलग अलग हिस्सों की हम बात करें तो ये चीज़ें अपवाद हो सकता है, एक क्षेत्र विशेष में हो सकता है, और क्षेत्र विशेष के लोग जो है अपने घरों पे बीजेपी का झंडा टांगे हुए नज़र आते हैं। और ऐसी चीज़ें उत्तर प्रदेश का एक चुनाव क्षेत्र है गोला में देखने को मिला, और गोला में ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ का मुस्लिम वर्ग का बौद्धिक तबका जो जनप्रतिनिधि है और चुनाव है, तो चुनाव में बीजेपी सत्ता में है, तो सत्ता में जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, उनकी प्रशासनिक इकाइयाँ मीटिंग लेकर उनको धमकाने का काम कर रही हैं कि तुम्हारे वो जो है बूथ से बीजेपी हारनी नहीं चाहिए, नहीं तो हम 5 साल में देख लेंगे। तो 5 साल में जो जनप्रतिनिधि हैं निचले इकाइयों के, वो लोग जो है 5 साल जो है अपने गाँवों के विकास और उत्थान के लिए, और वो उनको परेशान ना किया जाए प्रशासनिक इकाइयों से, तो पहला प्रशासनिक गोली दे रहे हैं। प्रशासनिक डर की वजह से सिर्फ शेड्यूल ओबीसी SC ST के साथ साथ मुसलमान जो जनप्रतिनिधि है वो भी झंडे लगा रहे हैं। और दूसरा कारण ये है कि बड़े पैमाने पे चुनावी भ्रष्टाचार की वजह से पैसे का लालच देकर लोगों को जो है खरीदने का काम कर रहे हैं। और तीसरा कारण ये है कि कुछ जो है गुंडे और किस्म के लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, उन गुंडे किस्म के जनप्रतिनिधियों के डर और खौफ की वजह से तो मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें इस्लाम और इस्लाम के पैमाने की, तो मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। और उसका एक पैमाना है कि अगर कोई मोमिन है, मुसलमान है, तो एक ही दिल में ईमान और एक ही दिल में खौफ नहीं होना चाहिए। अगर ईमान होगा तो खौफ नहीं होगा, और खौफ होगा तो ईमान नहीं होगा। डर के फैसले लेने की वजह से बीजेपी हराओ की मानसिकता का शिकार मुसलमानों को भारत में तथाकथित सेकुलर पार्टियों ने बनाया, जिसकी वजह से भारत में 2 ही वर्गों को फ़ायदा होता है, या तो तथाकथित सेकुलर पार्टियों को फ़ायदा होता है, या तो बीजेपी जैसी पार्टियों को फ़ायदा होता है, और इससे नुकसान होता है बड़े पैमाने पे ज़मीनी सतह पे लोगों का। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि लोगों के अंदर डर का माहौल है। जो जनप्रतिनिधि हैं, नेतृत्व कर रहे, मुसलमानों की क़यादत कर रहे हैं, वो अपने निजी मफाद के लिए ऐसा कर रहे हैं। कौम इतनी बुज़दिल नहीं है, कौम इतनी जाहिल नहीं है। उनको लीड करने वाले लोग अपनी निजी मफाद के लिए कौम को इस लेवल तक तैयार कर रहे हैं। कौम कसूरवार नहीं है,
कि वो बीजेपी के झंडे लगा रही है। जी, कहीं ना कहीं लीडरशिप करने वाले लोगों में कमी है। जी। जहाँ तक पार्टियों की बात है, खुद को सेकुलर पार्टी कहने वाली समाजवादी पार्टी में रहे आजम खां एक बेहतर लीडरशिप उनके माध्यम से हुआ, उनके भी सदस्यता रद्द कर दी गई। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आजम खां को प्रायोजित तरीके से अगर हम बात करें अलग अलग हिस्सों में जो मुस्लिम लीडरशिप है और पार्टियों में है, तो उनके पीछे कोई संगठन नहीं है, मुसलमानों का संगठन की शक्ति नहीं है। तो संगठनों में भी जैसे राजनीति में लोकतंत्र में दबाव समूह काम करता है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए, लोकतंत्र में सत्ताधारी पार्टी पर लगाम लगाने के लिए दबाव समूह राजनीति में एक बड़ा हथियार है लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए और लोकतंत्र को कामयाब बनाने के लिए। उसी तरह से संगठनों में, चाहे सामाजिक संगठन हो चाहे राजनीतिक संगठन हो, तो उन संगठनों में जो है कोई भी वर्ग के लोग हों, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग, संख्या के आनुपातिक भागीदारी होनी चाहिए और उसमें उनका संगठन होना चाहिए। संगठन के पैनल के जरिए हमें किसे सपोर्ट करना है, किसे सपोर्ट नहीं करना है, और पैनल में जो मुसलमानों के बुनियादी मुद्दे हैं, एजेंडे हैं, उनके हक हकूक़ का, उनके सुरक्षा का, उनके उत्थान का, विकास का, उनकी भागीदारी का, ये मुद्दे आज तो शामिल ही नहीं होते हैं। तो इसलिए आजम खां के पीछे कोई संगठन शक्ति मुसलमानों की नहीं है, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। और जिस पार्टी का वो हिस्सा है, उस पार्टी के लोगों का जो दोहरा चरित्र है, पहले एक बार अमर सिंह के साथ विवाद हुआ तो उनको सदस्यता से वंचित किया गया, बाद में मुस्लिम वोट खिसक ना जाए इसके लिए जो है तेल पालिश करके उनको दोबारा लाया गया, फिर जो है दोबारा उन्होंने गुस्ताखी यही कर दी कि यूनिवर्सिटी बना दी, बच्चों के लिए तालीमी सेंटर खोल दिया। आज जो लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा को हम बढ़ावा देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो इतने बड़े स्ट्रक्चर, खड़े स्ट्रक्चर को गिराने की कोशिश क्यों की जा रही है सत्ता पक्ष के द्वारा? तो ये आजम खां का मुसलमान होना ही उनके लिए गुनाह है। बाकी उससे ज़्यादा भारत में डेंजरस बयान, खतरनाक बयान देने वाले लोग हैं। कपिल मिश्रा के बयान से पूरे दिल्ली में दंगे की आग भड़क गई। नुपुर शर्मा के बयान से पूरे भारत में जो है एक वर्ग खास तौर से मुसलमानों का सड़कों पर आया, प्रोटेस्ट किया और पूरे भारत में बदनामी हुई। और अभी यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय महासचिव भारत के दौरे पे आए और उन्होंने कहा कि यहाँ अल्पसंख्यकों के हितों की, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्टों और लिंगायतों के हितों की सुरक्षा नहीं की जा रही है और उनके साथ खास तौर से एक सेग्रीगेट करके अलगाववाद की तरह से व्यवहार किया जा रहा है। ये डेंजरस है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रीय महासचिव का बयान भारत में आकर देना, ये भी जो है इनके इस तरह के खास तौर से बीजेपी और आरएसएस के नफरतवादी बयानों के खिलाफ एक बड़ा कारण है। तो हम कह सकते हैं कि आजम खां का मुसलमान होना ही गुनाह है, क्योंकि इससे ज़्यादा खतरनाक नफरत बयान आज भी रिकॉर्डेड हैं, लेकिन उन दिए हुए बयानों पे और दिए हुए लोगों पर कोई कार्रवाई प्रशासनिक इकाइयों के द्वारा, न्यायपालिका के ज़रिए या सत्ता पक्ष के जरिए कोई ऐसी भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं घातक है। आज तक भारत के इतिहास में जो है बहुत सारे ऐसे रिकॉर्डेड बयान हम लोगों के रोशनी में आए, लेकिन आजम खां को ही जो है उनके छोटे से बयान की वजह से उनकी सदस्यता रद्द कर देना, तो ये तो पूरी तरह से एक तरफा भारत में कहा जाए मुसलमान होना ही सजा है। और तथाकथित सेकुलर पार्टियाँ, जिस पार्टी का वो हिस्सा है समाजवादी पार्टी का, उनके लोग जो है आजम खां के लिए कभी भी सड़कों पर नहीं आए, कभी भी प्रोटेस्ट नहीं किए। भारत में और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में 20% मुसलमान हैं। 20% मुसलमानों की वजह से 4 बार सपा के लोगों को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, 4 बार बसपा के लोगों को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। लेकिन हम अगर बात करें पिछले 2 दशक से, मुसलमानों के मुद्दों पे उनके मुंह में दही जम जाती है, ये चिड़ी चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये पार्टियां आज आरएसएस का टूल्स बन गई हैं, हथियार बन गई है। सीबीआई और ईडी से ये डरे हुए लोग हैं, इसलिए ये सिर्फ मुसलमानों के ही मुद्दे पे नहीं बोल पा रहे हैं, बल्कि ओबीसी, एससी, एसटी के भी किसी भी बुनियादी मुद्दे पे बोलने लायक
नहीं है। और हम कहें कि ये आरएसएस और बीजेपी का गुलाम बन चुकी पार्टियां हैं, और गुलाम नेतृत्व के पीछे खड़ा हुआ समाज भी गुलाम ही होगा और उनके किसी भी मसले का हल नहीं होगा। तो मैं समाज को, कौम को ये अपील करना चाहता हूं कि उन्हें तीसरी ताकत पैदा करना होगा इन तथाकथित सेकुलर पार्टियों से निजात पाने के लिए। आजम खान आपसे सहयोग मांगते हैं, तो आपकी पार्टी, आपके जो संगठन है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, उनके लिए क्या किया जाएगा? हम पूरे भारत में आंदोलन करेंगे और हम उनसे मुलाकात करके उनके उन मुद्दों पे चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद अगर उनकी सहमति मिलती है तो हम इस मुद्दे पे पूरे भारत में आंदोलन करेंगे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जरिए, और तमाम जो सामाजिक संगठन हैं उन सामाजिक संगठनों के जरिए हम आंदोलन करेंगे। कांग्रेस ने मुसलमानों का यूज़ करके उनका बंटाधार किया और भारत जोड़ो यात्रा भी कांग्रेस के माध्यम से पूरे देश भर में चलने का उनका प्लान है। और अभी ये भी देखने को मिल रहा है कि मुसलमान युवा है और मुसलमान वर्ग जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस से अभी भी उसका लगाव बना हुआ है। इस पर आप राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय नेतृत्व होने के नाते क्या कहेंगे? ज़मीनी सतह पे कांग्रेस ने 57 साल तक जो है रूलिंग पार्टी रही, सत्ता में रही, और कांग्रेस ने बड़े पैमाने पे अगर हम बात करें तो आज इतिहास का पन्ना है, और कांग्रेस ही कई आयोगों का गठन की, गोपाल सिंह पैनल का, सच्चर कमीशन का, 2013 में कुंडू कमीशन का, और इन कमीशन ने, इन आयोग ने ये बात जो है बखूबी जो है सामने लाई कि भारत में मुसलमानों की हालात SC ST से भी बदतर है। तो ये जो चीज़ें, जैसे 2009 के पहले सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट लाने के पीछे ये मकसद था कि सो कॉल्ड जो नफ़रतवादी संगठन है या पूरे भारत में जो नफ़रतवादी संगठन है उन्हें मैसेज देना था कि मुसलमानों का हमने तो इतना ज़्यादा सत्यानाश किया कि उनकी SC ST से भी बदतर स्थिति है। और इतनी बदतर स्थिति में लाने वाली कांग्रेस को, जिसकी सीटें कम होनी चाहिए थी 2009 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, घटने के बजाय बढ़ गई, उससे गई, क्योंकि जो लोग मुसलमानों के हक अधिकारों के दुश्मन हैं वो लोगों ने भी जो है साथ सहयोग किया, नफरतवादी संगठनों ने साथ सहयोग किया। और कांग्रेस को लेकर अगर हम बात करें तो ज़मीनी सतह पे युवाओं को कांग्रेस के इतिहास और किरदार के बारे में जानकारी नहीं है। जो लोग भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं वही भारत को तोड़ने के असल जिम्मेदार रहे हैं। इतिहास के पन्नों की बात करें तो इतिहास में ये भारत को तोड़ने वाली ताकतें हैं और इंसानों को तकसीम करने वाली, बांटने वाली ताकतें हैं। तो भारत जोड़ो जो उनका अभियान है एक महज प्रोपोगंडा है, और ख़ास तौर से मुसलमानों को अभी किसी के साथ खड़े होने की ज़रूरत है तो मुद्दों के आधार पे खड़े होने की ज़रूरत है, मुद्दों के आधार पे, भागीदारी के आधार पे, डर के आधार पे नहीं कि फला कोट नहीं देंगे तो बीजेपी आ जाएगी। इस मानसिकता को भारत के मुसलमानों को त्याग देना होगा, और जितना जल्दी त्याग देंगे, इसको अपने जहन से निकाल देंगे, उतना जल्दी मुसलमान जो है शासन प्रशासन की इकाइयों में और मुख्य धारा से और अपने ऊपर हो रहे अन्याय, अत्याचार को, जुल्म को ख़त्म कर सकता है। क्योंकि वो भागीदारी की बात नहीं कर रहा है, हिस्सेदारी की बात नहीं कर रहा है, इसके अलावा शासन प्रशासन में भी जाए इसका प्रयास नहीं कर रहा है। तो ये जो मामला है इसको ख़त्म करने के लिए ज़मीनी सतह पे कोशिश करने की ज़रूरत है, और वो कोशिश राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जरिए की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।